मित्रों, नमस्कार। मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जिसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन लॉन्च किया गया, अर्थात हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइन लॉन्च किया है? पहला चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, आगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइन कौन सा राज्य है? तो चीन है या रूस है या तो चीन। सबसे पहले चीन को देखते हैं। चीन क्या है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या है। राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर जो चीन का है वो क्या है? शंघाई है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। उप शासक ली काचियांग है। और यहाँ की मुद्रा, चीन की मुद्रा जो होती है युआन होती है, अर्थात रेनबी होती है। तो इस प्रकार चीन ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइनिंग लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? चीन, ए नंबर। रूस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रूस की राजधानी क्या होती है? रूस की राजधानी होती है मॉस्को। ये रूस का सबसे बड़ा शहर है, नगर है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री द्विमित्री मेदेव है। मुद्रा रूबल है। दक्षिण कोरिया राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई ओन है। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में है। प्रधानमंत्री यहाँ के जो है हाक डन सू हैं। राष्ट्रपति यून सुक योल है। तो देखिए आगे जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौन लॉन्च किया है? सबसे पहले ओपन जो क्लीन है, चीन ने हाल ही में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करने और चीन के स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए ओपन काइलिन 1.4 1.0 नामक अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस लॉन्च किया है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप सिस्टम ओपन काइलिन का शुभारंभ घरेलू सॉफ्टवेयर विकसित करने में देश के नवीनतम प्रयास को चिन्हित करता है, जो पश्चिमी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर को कम करता है। आगे है, ओपन क्लाइनिंग प्रणाली विभिन्न कंपनियों और संगठनों के योगदान के साथ विकसित किया गया है। ओपन क्लाइनिंग नामक प्रणाली को सर्वव्यापी विंडोज और मैक ओएस सिस्टम के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? आपका चीन होना चाहिए, क्योंकि चीन ने ही ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइन लॉन्च किया है अपना। तो यहाँ पे ए नंबर सही होगा, चीन। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो देखिए ए है अश्वनी शेखर, वी है नरेंद्र मोदी, सी है लता मंगेशकर और डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए ए जो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो ये है अश्वनी शेखर। अश्वनी शेखर अर्थात अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के, कहने का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया है, अश्वनी शेखर जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। इनके नाम पर क्या है, एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें क्या किया है? सम्मानित किया है। छोटे ग्रह को अब 33,928 अर्थात अश्वन शेखर और 2000 LJ-27 के नाम से जाना जाएगा। अश्वन शेखर आधुनिक भारत के उल्का खगोल शास्त्री हैं। जो अश्विनी सागर हैं, शेखर हैं, वो क्या है? इस आधुनिक भारत के, आज के आधुनिक भारत के उल्का खगोल शास्त्री हैं। अश्वनी शेखर फ्रांस में पेरिस ऑब्जर्वेटरी के इंस्टीट्यूट ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स में काम कर रहे हैं। CV रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, कल्लाट वेणुगोपाल को भी इस प्रकार का सम्मान मिल चुका है। आगे देखिए IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 1919 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। मैं कहने का मतलब ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ नाम की संस्था है, ये क्या करता है? अनुसंधान और विकास को, खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। IAU के द्वारा 2006 में जो प्लूटो है उसको भी क्या है? बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया था। आगे फिर देखिए, आगे कौन है आपके PM नरेंद्र मोदी जी। तो इनका क्या है? ये 26 मई 2014 से अब तक हमारे देश के, जो भारत देश के हैं, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 14वें प्रधानमंत्री के रूप में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे देखिए, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई। और इनके भारत की लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, अर्थात इनको जो सम्मान मिला है हमारे भारत में, ये लोकप्रिय गायिका के रूप में मिला है। इनका उपनाम, बहुत सारे उपनाम भी दिए गए हैं। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है, स्वर कोकिला, स्वर सामग्री भी कहा जाता है, राष्ट्र की आवाज़ भी कहा जाता है, शह राष्ट्र की आवाज़ अर्थात सहशब्दी की भी आवाज़ इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार के उपनाम, स्वर सामग्री, भारत की कोकिला आदि नामों से इन्हें क्या, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो सम्मानित पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन लब्धि पुरस्कार, ये सब क्या है? लता मंगेशकर जी के पुरस्कार हैं। आगे देखिए, D नंबर आपके कौन से हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व के क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अगर कहा जाए तो क्या है? अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम, अर्थात अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। इन्होंने क्या है? कई मिसाइलें बनाई, जैसे अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का क्या किया था? निर्माण किया था। इसलिए इन्हीं की मिसाइलों के निर्माण करने की वजह से इन्हें कौन सा नाम दिया गया? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अर्थात मिसाइल मैन कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। सादगी और अनुशासन के लिए अधिक जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2002 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2015 में इनका निधन हो गया। ये उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं एक अग्रणी इंजीनियर भी थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा? तो ये आपका A नंबर होना चाहिए, अश्विन शेखर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो देखिए, आर्थिक, ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? पटना, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। तो सबसे पहले क्या है? पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। और बिहार का असली नाम क्या था? मगध है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलकेयर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आगे है लखनऊ। तो लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। गठन 24 जनवरी 1950 को, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। और कुल जिला यहाँ पे कितने हैं? 75 हैं। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और राज्यसभा सीट कितनी है? 31। तो ये आपके लखनऊ, अर्थात लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और पटना किसका है? बिहार की राजधानी। आगे क्या है? कोलकाता। तो कोलकाता किसकी राजधानी है? चेन्नई। मुंबई, मुंबई भी राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की। और आगे कोलकाता, कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो ये सारी राजधानियां यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में। तो C नंबर आपका है कोलकाता। कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा बड़ा महाराज है।
महानगर है। और यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं ला गणेशन हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। आगे है मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई का प्रसिद्ध जो स्थान है गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल पैलेस है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर अर्थात राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए कि ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो भारत के किस शहर में खोला जाएगा? पटना, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न सही होगा वो होगा मुंबई। कौन सा प्रश्न सही होगा? मुंबई। तो डी नंबर आपका यहाँ पे सही है, प्रश्न नंबर 3 का। आगे देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं कि ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे खोलने का? मुंबई में खोलने का ऐलान किया है। ताइवान और भारत के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि भारत चीन के वन चाइना पॉलिसी मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि ताइवान चीन से अलग देश नहीं है, बल्कि क्या है, चीन का ही एक प्रांत है। ताइवान तमाम देशों में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर स्थापित करता है। भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला था। दूसरा सेंटर चेन्नई में 2012 में स्थापित हुआ है, और ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। राजधानी इसकी क्या है? ताइवान की ताइपे, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं त्याई इंग वेन। मुद्रा यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर है। तो इस प्रकार से ताइवान, तो यहाँ पे आपका उत्तर जो बताया गया कौन सा है? तीसरे का उत्तर होगा मुंबई। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 ये है कि ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है कृष्णा मिश्रा, बी है नीरजा प्रभाकर, सी है अजीत अगरकर, और डी है पी वासुदेवन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी नीरजा प्रभाकर जी को। और कृष्णा मिश्रा जो है ये क्या है? FPSB इंडिया के CEO हैं। और अजीत अगरकर जो है सीनियर पुरुष चयन समिति क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। पी वासुदेवन RBI के नए कार्यकारी निदेशक हैं। और यहाँ पे आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में बी नीरजा प्रभाकर जी को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ICAR पी नीरजा प्रभाकर क्या हैं। तो बी नीरजा प्रभाकर को ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी नीरजा प्रभाकर श्रीकांडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इसकी स्थापना 16 जुलाई को हुई थी, 16 जुलाई 1929 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी नीरजा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नीरजा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5वां क्या है। प्रश्न नंबर 5वां है कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। तो मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो हमारे देश क्या है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट के माध्यम से मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों से
बातचीत की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर के बारे में देखिए, 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। राजधानी इसकी क्या है? श्रीनगर। जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। आगे श्रीनगर में अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर उत्सव मनाया जाता है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में ही आयोजित की गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, देखिए, हेरथ महोत्सव, हेमिस महोत्सव, कचोट उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पितुक गश्तोर, हर नवमी और चारी। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैट बॉल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, यहाँ पे आपका त्रिपुरा दिया गया है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होता है? अगरतला। राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। माणिक साहा हैं। आगे हरियाणा और चंडीगढ़ राजधानी है किसकी? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। आगे है असम। तो असम की राजधानी दिसपुर है। ये असम का सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है। यहाँ पे जिले कितने हैं? 35 हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का लेकिन आपके उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो सी नंबर सही है कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैट बॉल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 आपका है। प्रश्न नंबर 6 है, गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को, अर्चना गुलाटी को, कृष्णा मिश्रा को, कामेश्वर राव कोडवंती को। तो देखिए, गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपके होगा श्रीनिवास रेड्डी। तो देखिए, गूगल ने भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा, श्रीनिवास रेड्डी। तो देखिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो श्रीनिवास रेड्डी हैं, गूगल के श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। श्रीनिवास रेड्डी को अर्चना गुलाटी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। गूगल के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थे। संस्थापक लेरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में और CEO इसके सुंदर पिचाई हैं। तो इस प्रकार आगे प्रश्न 7वां है। देखिए, 7वां प्रश्न क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 9 जुलाई, 6 जुलाई, 17 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के। तो यहाँ पे उत्तर होगा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस को देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। जनगणना संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। किस सूची में? संघ सूची। कितनी सूची है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो जनगणना संबंधी तथ्य दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? भारत की जनगणना के विषय में संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जो संघ सूची पे अधिकार होता है वो किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो वही यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन आंशिक का मतलब कि थोड़ी बहुत, पूर्ण रूप से नहीं। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आगे देखिए, जनगणना संबंधी कुछ और भी तथ्य हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। 2011 में
भारत की 15वीं जनगणना हुई थी और सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो ये आपके जनसंख्या के बारे में जानकारी। आगे फिर है, आगे और भी है कि जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। भारत में लिंगानुपात जो है 943 महिला अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, फिर दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पे पाकिस्तान, छठे स्थान पे नाइजीरिया, सातवें स्थान पे ब्राजील, फिर बांग्लादेश, फिर रूस का स्थान है। प्रथम में किसका है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम चीन का, दूसरा क्या किसका है, भारत का, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान और छठा क्या है, नाइजीरिया, फिर ब्राजील, फिर बांग्लादेश के बाद में रूस। तो इस प्रकार से जनसंख्या, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर क्या बताया गया, प्रश्न क्या था, जनसंख्या से, अर्थात जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आपका है कि भारत के किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है। तो भारत ने किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है। तो भारत ने किस देश को अनुमति दी है, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को या श्रीलंका को। तो देखिए यहाँ पे जो आपका उत्तर होना चाहिए, भारत ने किस देश से 2024 तक आयात करने की अनुमति दी है, तो ये जो देश है ये कौन सा है, भूटान है, अर्थात ए नंबर इसका सही होगा, भूटान। भारत के किस देश ने 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है, तो भूटान ने दी है। आगे देखिए भूटान को दे दिया है भारत ने। यहाँ देखिए भूटान के बारे में, केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि 30 जून 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की अनुमति है। वर्ष 2022-23 में ताज़ा और ठंडे आलू का आयात किया जाएगा। इस प्रकार से भूटान, राजधानी थिम्पू है और राजा यहाँ के जो हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक हैं। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है। भूटान का स्थानीय रूप से डुक यूल या थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। कृषि से विभिन्न शाखाएं जो हैं, जैसे एग्रोटोलॉजी, घास के अध्ययन से जो संबंधित है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोटोलॉजी, और फ्लोरिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि जो की जाती है उसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। व्यापारिक स्तर पर केचुआ के पालन का जो व्यवसाय किया जाता है उसे वर्मीकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीटों के पालन का जो अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर। अंगूर के उत्पादन से संबंधित अध्ययन को विटीकल्चर और मछली उत्पादन को पीसीकल्चर। ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्नों में आपके टकराते हैं ज़्यादातर ये जीके में। किस एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन के उत्पादन को के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पीसीकल्चर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका तीसरा है, 9वां प्रश्न है कि मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। तो देखिए मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो देखिए मुखरा तेलंगाना का, कहाँ का, तेलंगाना का मुखरा के गांव, कहने का मतलब आपका इसमें क्या होगा, तेलंगाना। डी नंबर है तेलंगाना।
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है, तो ये होगा तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना में क्या है, मुखरा, तेलंगाना का मुखरा के गांव 100% बीमा कराने वाली राज्य की पहली बस्ती बन गई है। गांव की सरपंच जी मीनाक्षी ने बस्तियों के 220 परिवारों को बीमा के दस्तावेज सौंपे हैं। गांव के विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2023 के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत आदि चालू किए हैं। आगे देखिए तेलंगाना के बारे में, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधान परिषद सीट जो है 40 है। विधानसभा सीटें 119 हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं। लोकसभा सीट 17 है। तो ये आगे यहाँ पे क्या है, तेलंगाना का जो करंट अफेयर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना लागू करेगा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना ने तंदूर रेड ग्राम को मिला जीआई टैग। तो इस प्रकार से आपके तेलंगाना के बारे में। अगला राज्य आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। राज्यपाल यहाँ के एस अब्दुल नजीर हैं। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। और भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अर्थात भारत में धान का कटोरा कहा जाए तो किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़, झारखंड। तो झारखंड के छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये सब राज्यों की राजधानी जानना थोड़ा आवश्यक है। जैसे देखिए राजस्थान, तो राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। आगे फिर क्या है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था और 26वें राज्य के रूप में उभर कर आया था। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी रायपुर है। राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। आगे आपका क्या है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग 28वां राज्य है। राजधानी हैदराबाद है। 10 साल के लिए संयुक्त राजधानी। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। तो इस प्रकार से तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है, तो कौन सा गांव बना है, तेलंगाना बना है। डी नंबर इसका उत्तर सही होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। तो किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक सरकार है, ये गारंटी बजट पेश किया है। कौन, कर्नाटक सरकार। अर्थात आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, तो उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की राजधानी अभी बताई गई क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसका पुराना नाम क्या है, ईश्वर का अपना घर नाम से। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के, मोहम्मद, गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, केरल के हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन हैं। इसका पुराना नाम चेरलम है। इसको ईश्वर का अपना घर के नाम से भी जाना जाता है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। आगे है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कर्नाटक,
कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज मुमगई है। आगे आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का क्या है? इंदौर। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इस प्रश्न का आपके जो उत्तर होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है कि समावेशी विकास को, अर्थात जो ये आपका चला गया है क्या, गारंटी बजट, तो ये समावेशी विकास के लिए, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कई बंद योजनाओं को लिए ब्याज सब्सिडी ऋण की पेशकश करके आम आदमी के लाभ के लिए कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट पेश किया। श्री सिद्धरमैया ने अपने 14वें बजट में गारंटी बजट को लागू करने के लिए 35,410 करोड़ आवंटित किए, जो विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से किए गए 5 गारंटियों को लागू करने का प्रयास करता है, जिसमें 1.3 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है। कहने का मतलब 1.3 करोड़ परिवारों को इससे लाभ हुआ है। किससे? गारंटी बजट से। गारंटी के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने के लिए बजट में सभी 18 स्लैबों में भारतीय निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क में 20% और बियर पर 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इससे सभी अचल संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य को संशोधित करने और सभी आय उत्पादन को बढ़ाने के लिए करने वाले विभागों के लिए राजस्व जुटाने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने 2022-23 में उधारी 72,090 करोड़ के से बढ़ाकर 86,068 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा, जो कि 13,979 करोड़ की वृद्धि 19% की वृद्धि दिखाई गई है। देखिए, गारंटी बजट योजना, तो ये गारंटी बजट योजना का आपका डिटेल था। इसे श्री सिद्धरमैया के द्वारा सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार के सभी प्रमुख क्षेत्रों के दायरा को बढ़ाकर जीएसडीपी को 13% से बढ़ाकर 17% करके राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो हमारी करंट अफेयर की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।